In this video, I will continue the part 4th of science from question number 111 onward. Now, let's start our questions. Here is question number 111. For the reaction, sulfur dioxide plus oxygen converting into sulfur trioxide, where the enthalpy change is minus 45 kilocalories, which one of the following statement is correct? The reaction is favored by the addition of inert gas at constant pressure. The reaction is favored by the increase in temperature. The reaction is favored by the increase of pressure. The reaction is favored by the condition 1, 2 and 3. So let's see its solution. Guys, here Le-Chatral principle works. According to Le-Chatral principle, if an equilibrium is subjected to a change of concentration, pressure or temperature, the equilibrium shift in the direction that tends to undo the effect of change. Here we will see for the particular reaction given. Here you can say the change in number of moles for the reaction is negative. Number of moles for product is 2. Number of moles for reactant is 2 plus 1 3. तो 2 minus 3 हमारे पास -1 यानी नेगेटिव आता है. यानी चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स इज नेगेटिव होगा तो क्या होगा यहाँ पे, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. प्रेशर इंक्रीज करने से नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो ले-चैटल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो आपका नंबर ऑफ मोल्स है वो क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए. उसको डिक्रीज करने के लिए रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा. तो यहाँ पे इंक्रीज इन प्रेशर जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन के थ्रू फेवर्ड हो रहा है. डेल्टा एच जो है नेगेटिव है. दैट मीन्स रिएक्शन इज एक्जोथर्मिक है तो यहाँ डिक्रीज इन टेम्परेचर होगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और इंक्रीज इन टेम्परेचर होगा तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. और अगर हम इनर्ट गैस के एटमॉस्फेयर में रखेंगे, एट कांस्टेंट प्रेशर द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैस विल शिफ्ट द रिएक्शन विच हैज ए हायर नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में. अगर कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस का आप प्रेजेंस रखते हैं तो रिएक्शन यहाँ पे कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट होने वाला है, बैकवर्ड में. ओके, तो इन सारी कंडीशंस को हम देखते हुए कह सकते हैं द रिएक्शन इज फेवर्ड बाय द इंक्रीज ऑफ प्रेशर. यहाँ डिक्रीज इन टेम्परेचर होना चाहिए था और यहाँ पे एडिशन ऑफ इनर्ट गैस जो है कांस्टेंट प्रेशर पे बैकवर्ड डायरेक्शन में फेवर होगा, फॉरवर्ड में नहीं होगा. इसलिए इन सारे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 3 इज द मोस्ट राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112. द कंपाउंड इन विच कटायन इज आइसोइलेक्ट्रिक विद अनायन इज. आइसोइलेक्ट्रॉनिक एटम्स जो वो होते हैं जिनके कटायन और अनायन दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे. तो लेट्स से हम इनके इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करके देखते हैं और उनको फिर ऑब्जर्व करते हैं कि किसके अंदर सेम नंबर रहने वाला है, यानी कौन सा आइसोइलेक्ट्रॉनिक है. Here you can see an isoelectronic series is a group of atoms or ions that have same number of electrons. फर्स्ट केस सोडियम क्लोराइड का है. सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, +1 चार्ज आने से यहाँ 10 रह गए. क्लोरीन के पास 17 होते हैं, नेगेटिव चार्ज आने से 18 हो गए. सिमिलरली यहाँ सोडियम आयोडाइड में 10 54, पोटाशियम में 18 और सल्फर वाले में 18, सीजियम में 54 और फ्लोरीन वाले में 10 हो जाएगा. तो यू कैन सी क्लियरली पोटाशियम सल्फाइड हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी दिस स्पीसीज इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद कटायन एंड अनायन. ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द फिल्म इज 1.25. द मिनिमम थिकनेस ऑफ ए फिल्म विच विल स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ वेवलेंथ 589 नैनोमीटर विल बी. यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है मिनिमम थिकनेस ऑफ द फिल्म. वी हैव टू गिवन refractive index of the film 1.25 and wavelength 589 nanometer. We have to calculate d thickness. ये सिंबल्स हैं जिनको आप NF, MUF
डी या टी से अपने अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ 2 mu f t is equal to lambda by 2. This is the formula used. From here t will be lambda by 2 into में 1 upon 2 mu. That will become lambda upon 4 mu. लैम्डा का वैल्यू पुट करेंगे 4 इंटू म्यू एफ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फिल्म, म्यू एफ या एन एफ, जो भी आप यहाँ पे सिंबल लेके उसको पुट कर देंगे। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर हमारा वैल्यू क्या आ रहा है 117.8 नैनोमीटर और 118 नैनोमीटर। दिस इज द 118 नैनोमीटर। Next question is the correct sequence of number of carbon atom present in a compressed natural gas, diesel and petrol is। देखिए compressed natural gas में नंबर ऑफ कार्बन एटम जो होंगे वो 4 होंगे, डीजल में 20 और पेट्रोल में 12। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा किस में रहने वाले हैं, डीजल में, देन पेट्रोल में और देन गैस में। The number of carbon atom in gas is from 1 to 4. In liquid form 5 to 25 and in solid form more than 20 होते हैं। तो यहाँ पे हमें पेट्रोल और डीजल लिक्विड दिया है और नेचुरल गैस दी है, वो गैस फॉर्म में है। तो वहां पे गैस फॉर्म में सबसे कम नंबर ऑफ एटम होंगे। अब पेट्रोल और डीजल की बात करें तो इन एल्केन्स less than 4 carbon atom in natural gas and petroleum gases। 5 से 12 एटम इन गैसोलीन पेट्रोल में और 12 से 20 एटम डीजल फ्यूल्स में होते हैं और 20 से 38 एटम लुब्रिकेंट ऑयल्स में होते हैं। सो करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर इज डीजल का सबसे ज्यादा कार्बन एटम, देन पेट्रोल और सबसे लेस कंप्रेस्ड गैस। Option number 2 is right. Next question number 115. The essential halls of a flower are calyx, corolla, androecium, gynoecium। यहाँ पे जो एंड्रोसियम और गाइनोसियम है, that are the essential halls of a flower। डिटेल देख लेते हैं। फ्लावर में वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। वेजिटेटिव पार्ट्स जो हैं वो पेटल्स और सेपल्स, जिनको क्रोला और कैलेक्स भी बोलते हैं, ये नॉन एसेंशियल हॉल्स होते हैं। और जो कि रिप्रोडक्टिव पार्ट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज स्टेमन और एंड्रियोसियम, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पिस्टल और गाइनोसियम, दीज आर एसेंशियल हॉल्स। Question number 116. A printed page is kept pressed by a glass cube, refractive index having 1.5 of age 6.0 centimeter. By what amount will the printed letter appear to be shifted when viewed from top? यहाँ पे जो कंसेप्ट लगने वाला है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कंसेप्ट लगने वाला है। The bending of a ray of light when it goes from one medium to another is called refraction of light। ये प्रिज्म है, ये ग्लास स्लैब है। ग्लास स्लैब में जब भी कोई रे अंदर एंटर करती है तो उस एंटर करने वाली रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। जब वो नॉर्मल से टकरा करके अंदर जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल से दूर चली जाती है, यानी यहाँ पे लाइट की बेंडिंग हो जाती है। जो लाइट ग्लास के अंदर जाती है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, और ग्लास स्लैब से बाहर आने वाली रे को हम बोलते हैं एमर्जेंट रे। यहाँ पे ये जो रे है ये नॉर्मल के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे रे ड्रॉ की है कि अगर ये आपका ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये रे जो है किस तरीके से जाती, इस तरीके से स्ट्रेट जाती। बट ग्लास स्लैब होने की वजह से इसका बेंडिंग हुआ, पहले ये ऐसे गई और फिर बाद में फिर से इसका बेंडिंग हुआ, ऐसे गई। अब बेंडिंग कैसे होगा, अगर रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो टुवर्ड द नॉर्मल जाएगी, और डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी।
अब जो हमें क्वेश्चन करना है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड थिकनेस ऑफ स्लैब क्या होता है? म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन में अपेरेंट डेप्थ, और म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ को हम टी से डिनोट करेंगे और अपेरेंट डेप्थ डेल्टा टी से करेंगे। तो म्यू हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम है। यहाँ पे म्यू का वैल्यू हमें 1.5 गिवन है और हाइट ऑफ द स्लैब यानी रियल डेप्थ हमें 6 गिवन है। तो 1.5 इज इक्वल टू 6 अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो 6 के अपॉन में 1.5 आ जाएगा। सोल्व करेंगे तो यहाँ से डेल्टा टी का वैल्यू 4 आएगा। रियल डेप्थ 6 की थी, अपेरेंट डेप्थ 4 की है, तो कितना शिफ्ट आया? 2 सेंटीमीटर का शिफ्ट आया यहाँ पे। सो हेयर ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 117, which of the following are the applications of common salt? It is used as preservative, yes. It is used for manufacture of sodium metal and chlorine gas by electrolysis in molten state, yes. It is used for manufacture of caustic soda, yes. It is used for manufacturing baking soda and washing soda by Solvay process, yes. So all the above are the applications of common salt. You can see here NaCl कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट होता है। इसे हम सी वाटर का प्योरिफिकेशन करके इसको ऑब्टेन करते हैं। और NaCl जो है फ्लेवरिंग एजेंट या फूड प्रिजर्वेटिव एजेंट्स के तौर पे काफी सालों से यूज किया जा रहा है। सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस इससे ऑब्टेन की जाती है जब NaCl को मॉल्टन स्टेट में इलेक्ट्रोलिसिस करवाया जाता है, और कास्टिक सोडा को जनरेट किया जाता है बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl सॉल्यूशन, जिसमें हम कोई भी 3 सेल में से एक सेल यूज करते हैं, या तो मर्करी सेल होता है या डाइफाग्राम सेल होता है या मेम्ब्रेन सेल होता है। और सॉल्वे प्रोसेस के अंदर सोडा एस मिलता है जिसमें सोडियम कार्बोनेट रहता है और ब्राइन सॉल्यूशन होता है। ब्राइन जो कि एक सोर्स है NaCl का, और लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट का सोर्स। तो ब्राइन और कैल्शियम कार्बोनेट से हम क्या बनाते हैं? सोडा ऐश बनाते हैं जिसमें सोडियम कार्बोनेट रहता है सॉल्वे प्रोसेस के अंदर। तो हम यहाँ से देख सकते हैं सारी की सारी एप्लीकेशन किसकी थी? NaCl की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118, spermatids are transformed into spermatozoa by the process of। कंसेप्ट यहाँ पे है स्पर्म वाला। स्पर्म में क्या है? मेल गैमेट है जो कि फर्टिलाइज होता है ओवम के साथ, और फर्टिलाइज होकर क्या बनाता है? न्यू ऑफस्प्रिंग्स बनाता है। स्पर्मेटिड्स क्या होते हैं? हिप्लॉइड सेल है जो कि मियोसिस से फॉर्म्ड होते हैं, मियोसिस डिवीजन से। और मियोसिस डिवीजन किस किस की? स्पर्मेटोसाइट्स की। एंड वो फर्दर डेवलप हो जाती है किसके अंदर? स्पर्मेटाजोआन के अंदर। नाउ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हमारे 4 ऑप्शंस की। फर्स्ट ऑप्शन है स्पर्मिएशन। इट इज ए प्रोसेस बाय विच मैच्योर स्पर्म्स आर रिलीज्ड फ्रॉम स्टेरॉइड सेल्स। और स्पर्मियोजेनेसिस क्या है? दिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ spermatogenesis when spermatids are transformed in the form of mobile spermatozoa। थर्ड ऑप्शन है स्पर्मेटोसिस। ये कोई भी वैलिड टर्म नहीं है हमारी जो यहाँ पे इस कंसेप्ट में यूज होती हो। नेक्स्ट है स्पर्मेटोजेनेसिस। देखिए दोनों टर्म अलग हैं, ये स्पर्मियोजेनेसिस है और ये स्पर्मेटोजेनेसिस है, इनमें आप डिफरेंस देखिए। दिस इज द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म फ्रॉम द इमेच्योर मेल जर्म सेल्स, जिसके अंदर 3 फेज इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट फेज मल्टीप्लीकेशन, सेकंड ग्रोथ का, और थर्ड मैच्योरेशन फेज होता है। एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट सही है, अगर एंटीऑक्सीडेंट डालेंगे तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड नहीं होगा। कीपिंग फूड इन एयरटाइट कंटेनर, एयरटाइट कंटेनर में भी अगर आप फूड को रखेंगे तो वो भी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा, वहां भी ऑक्सीडेशन प्रिवेंट हो जाएगा।
यूज ऑफ फ्लश बैग कंटेनिंग इनर्ट गैसेस, अगर आप इनर्ट गैस का एटमॉस्फेयर देंगे उनको तो इनर्ट गैस के कांटेक्ट में आएगा, जिससे वो डायरेक्ट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा। एडिशन ऑफ बफर सोल्यूशन, बफर सोल्यूशन से ऑक्सीडेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, बफर सोल्यूशन पीएच को मेंटेन करता है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 119 के अकॉर्डिंग फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 ऑप्शन ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं, फोर्थ वाला प्रिवेंट नहीं करेगा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 होगा। Now see question number 120. Which of the following cannot be charged easily by friction? इनमें से किसको फ्रिक्शन के थ्रू इजिली चार्ज नहीं किया जा सकता? देखिए, फ्रिक्शन से जब बॉडी चार्ज होती है तो सबसे पहले वो बॉडी नॉन कंडक्टर होनी चाहिए। फ्रिक्शन से चार्ज करने की पहली कंडीशन है। यहाँ पे हम देख रहे हैं ए वुलन क्लॉथ, एन इन्फ्लेटेड बैलून, ए प्लास्टिक स्केल, ए कॉपर रोड। यहाँ पे क्लॉथ, बैलून और स्केल ये तीनों ही नॉन कंडक्टर हैं और कॉपर रोड क्या है? कंडक्टर है। तो ये इजिली चार्ज नहीं होगा फ्रिक्शन के थ्रू, बाकी तीनों चार्ज हो जाएंगे। तो यहाँ राइट ऑप्शन होने वाला है हमारा कॉपर रोड वाला। और इनके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और दे दूं मैं आपको। जैसे वुलन क्लॉथ होता है, विंटर में जब हम डार्क रूम में जाते हैं, स्वेटर वगैरह पहनते हैं, तो उसको जब निकालते हैं तो हमें करंट सा दिखाई देता है, क्योंकि उससे हमारे जो बॉडी के हेयर्स होते हैं स्मॉल स्मॉल, वो उस वुलन क्लॉथ से फ्रिक्शन के थ्रू चार्ज हो जाते हैं, जिससे वो वहां पे लाइटनिंग प्रोड्यूस करते हैं। इन्फ्लेटेड बैलून को आप अपने ड्राई हेयर पे रब कीजिए, जिससे उसको आप स्मॉल स्मॉल पीसेस के पास लेके जाएंगे तो वो उससे क्या होगा? अट्रैक्ट होने लगेगा। और प्लास्टिक स्केल को भी जैसे हेयर्स पे रब करके अगर आप स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर के पास लेके जाएंगे तो उनको अट्रैक्ट करता है। तो ये अट्रैक्शन यहाँ पे क्या है? चार्ज का ही एक रूप है, एक फॉर्म है, जिससे हमें शो करता है कि ये फ्रिक्शन के थ्रू क्या हो रहे हैं? चार्ज हो रहे हैं। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन को ट्राइबो इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्रोसेस भी कहते हैं, जिसमें आप डिटेल को अगर और ज्यादा डीपली देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम नए क्वेश्चन की तरफ। दिस इज फॉर क्वेश्चन नंबर 121। फिनेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। जब किसी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑब्जर्व करके जो क्लासिफिकेशन की जाती है उसको बोलते हैं फिनेटिक क्लासिफिकेशन। सेकंड ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, डियोग्राम्स। तो डियोडोग्राम्स जो है ये डायग्रामेटिक क्लासिफिकेशन होती है, जिसमें डायग्राम्स बना करके ऑर्गेनिजम्स को डीएनए कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे क्लासिफाई किया जाता है। सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे हम टैक्सोनॉमी में भी ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं। और एंसेस्ट्रल लिनेज के बेस पे अगर हम क्लासिफाई करेंगे तो उसको बोलते हैं क्लास डिस्ट्रिक्ट्स क्लासिफिकेशन। तो ये हमारा राइट यहाँ पे होने वाला है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122। If alpha, beta and gamma are the coefficients of linear area and volume expansion of the solid cube, the relation between alpha, beta and gamma is। यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज होने वाला है एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड यूज होने वाला है। जब किसी सॉलिड को हीट किया जाता है तो उसको बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। ये 3 टाइप्स का होता है, लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन और क्यूबिकल एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन में सिर्फ लेंथ में एक्सपेंशन आता है, इसलिए हम यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला होगा इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू में चेंज इन टेम्परेचर। अगर हम सुपरफिशियल या एरियल एक्सपेंशन की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 डायमेंशन में एक्सपेंशन आता है लेंथ और ब्रेथ में। तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन बीटा क्या होगा? चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया इनटू चेंज इन टेम्परेचर। और वॉल्यूमेट्रिक या क्यूबिकल एक्सपेंशन में आपके 3 डायमेंशन में एक्सपेंड आता है
लेंथ, ब्रेथ और हाइट में। तो एक्सपेंशन ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन का जो कोफिशिएंट है गामा है, गामा विल बी इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी इंटू डेल्टा टी। दिस इज द इंक्रीज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इंटू में इंक्रीज इन टेम्परेचर या चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पे एरर थ्योरम का यूज करके तीनों ही रिलेशन को अल्फा बीटा गामा वाली को हम क्या करते हैं, रिलेट कर देते हैं, जहां से हमारा बीटा जो है 2 अल्फा के बराबर होता है और गामा 3 अल्फा के बराबर होता है। तो जिससे अल्फा बीटा गामा में अगर हम रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो 1:2:3 का आता है। तो अल्फा अपॉन 1, बीटा अपॉन 2, गामा अपॉन 3 इस तरीके से है। इसको हम नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई देते हैं। तो दिस विल बिकम 6 अल्फा इज इक्वल टू 3 बीटा इज इक्वल टू 2 गामा। दिस इज फॉर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123। इन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ ए पार्टिकल एट द एक्सट्रीम पोजिशन ऑफ पार्टिकल। SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात कर रहे हैं। एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या ज्यादा होगा और क्या कम होगा हमें बताना है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से रिलेटेड। अगर हम SHM की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये आपका पेंडुलम है जो कि आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन में, इनिशियल पोजीशन में है। जब ये मूव करता है तो ये एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है, एक्सट्रीम पोजीशन A और एक्सट्रीम पोजीशन B। यहां से इक्विलिब्रियम से दोनों की हाइट क्या है, सेम है। टाइम के साथ ही कम ज्यादा होती रहती है एक्सट्रीम पोजीशन की, बट हम मैक्सिमम पोजीशन पे ले रहे हैं इनको। अब यहाँ पे इनिशियल पोजीशन पे अगर हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट 0 है, लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन पे चाहिए हो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, D होगा। एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा और वेलोसिटी यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगी। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी मिनिमम हो जाती है और एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहती है इनिशियल पोजीशन पे और पोटेंशियल एनर्जी 0 रहती है। वहीं अगर हम एक्सट्रीम पोजीशन पे बात करें तो काइनेटिक एनर्जी 0 होती है और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है ड्यू टू मैक्सिमम हाइट। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में वेलोसिटी क्या थी आपकी, मैक्सिमम थी। जैसे जैसे एक्सट्रीम पोजीशन तक जाती है वेलोसिटी आपकी 0 होती जाती है, मिनिमम होती जाती है। तो चेंज इन वेलोसिटी जो होता है वो एक्सेलरेशन, यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा और यहाँ पे एक्सेलरेशन आपका मैक्सिमम हो जाएगा। एक्सट्रीम पोजीशन पे आपका वेलोसिटी मिनिमम होता है और एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है। ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट है। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 124 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायामैग्नेटिक। तो डायामैग्नेटिक की पहली कंडीशन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो हर एक केस में हम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग बताएंगे कौन सा पैरामैग्नेटिक और कौन सा डायामैग्नेटिक है। O2 के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 है। O2 पॉजिटिव में एक कम हो जाएगा, 15 रह जाएंगे। O2 नेगेटिव में एक इंक्रीज हो जाएगा, 17 हो जाएंगे। और O2 नेगेटिव में 18 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 मैं 16 वाले के लिए लिख रही हूँ। सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2p z2 पाई 2p x2 पाई 2p y2 पाई स्टार 2p x1 पाई स्टार 2p y1। यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली फिल्ड हो गए हैं। उसके बाद कोई आएगा तो सिग्मा स्टार 2p z में जाएगा। अब एक कम हुआ तो यहाँ पे देख सकते हैं हम नंबर ऑफ जो आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं, 1 1 एन की वैल्यू 2 हो गई। अगर 15 वाले के केस में देखें तो आपका एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2px1 में है तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 रहेगा। 17 के केस में देखें तो 2px1 2py1 है। तो सॉरी, जो इलेक्ट्रॉन है वो सिग्मा 2pz में नहीं बल्कि यहीं आएगा, पेयरिंग होगी पहले, पाई स्टार 2px2 हो जाएगा और पाई स्टार 2py1। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1 है। इसी तरीके से O2 2 नेगेटिव में एक इलेक्ट्रॉन और, तो वो किस में जाएगा, 2py में जाएगा। तो सिग्मा स्टार 2px2 पाई स्टार 2px2 पाई स्टार 2py2 ये फीलिंग होगी और यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या रह जाएंगे, 0 रह जाएंगे। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 1 1 तो ये पैरामैग्नेटिक होंगे, 0 वाला क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा। Right option is option number 4. Next question number 125. In which medium the speed of sound will be maximum? Speed of sound maximum किसमें होगी, वाटर, कॉपर, स्टील और एल्यूमिनियम।
Speed of sound depend on elasticity, density and temperature of medium through which it is traveling. Density of solid is highest, so speed of sound in solid will be highest. Then liquid followed by gas. Here you can see the three options. Copper, steel and aluminium are solids which is highly dense, and one is air, least dense. And water, that is liquid. So अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वाटर में तो सबसे कम स्पीड ऑफ साउंड होने वाली है. अब हमें यहाँ पे कंपेयर करना है कॉपर, स्टील और एल्यूमिनियम में से किस में सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि तीनों ही सॉलिड है. अब अगर हम बात करें यहाँ पे कॉपर और स्टील में, तो कॉपर के कंपैरिजन में स्टील में जो है ज्यादा होगी स्पीड ऑफ साउंड, क्योंकि स्टील का हायर यंग्स ऑफ मॉडल्स होता है. यंग्स मॉडुलस हायर होने से स्टील में स्पीड ऑफ साउंड भी ज्यादा हो जाती है. ये फॉर्मूले से हम यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं. स्पीड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यंग्स मॉडल्स. और अगर यहाँ पे हम देखें स्टील और एल्युमिनियम में, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड स्टील में है 5941 और एल्युमिनियम में 6420 मीटर पर सेकेंड. तो एल्युमिनियम में सबसे हाईएस्ट स्पीड हो. तो अगर एल्यूमिनियम ना गिवन हो तो स्टील होगा. मैक्सिमम जगह पे आप देखेंगे स्टील ही गिवन होगा हाईएस्ट स्पीड के लिए, बट यहाँ पे स्टील और एल्यूमिनियम में कंपैरिजन करेंगे तो एल्यूमिनियम में हाईएस्ट स्पीड ऑफ साउंड होना चाहिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 126. A stone is dropped from a balloon going up with a uniform velocity of 5 meter per second. If the balloon was 50 meter high, then the stone was dropped. The height of balloon from ground when stone hits the ground will be. यहाँ पे हम जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं डेट इज एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का यूज करने वाले हैं. इस फिगर में आप देख सकते हैं ग्राउंड से बैलून जो है 50 मीटर की हाइट पर है. अब वहाँ से जो आपका स्टोन है वो नीचे गिरना है, तो हाइट नीचे की तरफ कंसीडर होगी, इसलिए -50 एस क्या होगा -50. और यू आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड गिवन है. टाइम हमें कैलकुलेट करना है 1/2. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो भी नीचे की तरफ अप्लाई हो रही है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टी स्क्वायर हम एज इट इज रखेंगे. इक्वेशन बनाएंगे, इसको सोल्व करेंगे. सोल्व करने पे हमारा टी का वैल्यू क्या आएगा हमारे पास 7.4/2 और -5.4/2. यहाँ से नेगेटिव वाली वैल्यू को हम क्या है नेग्लेक्ट कर देंगे और पॉजिटिव वाली वैल्यू को हम कंसीडर करेंगे, तो टी हमारे यहाँ से 3.7 आ जाएगा. अब हमें पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस यहाँ से हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम. स्पीड यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया, टी टाइम हमने कैलकुलेट किया, डी डिस्टेंस. तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बैलून आफ्टर 3.7 सेकेंड क्या हो जाएगा 5 × 3.7 सेकेंड यानी 18.5 मीटर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट. यहाँ से डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट. अब यहाँ से क्योंकि बैलून जो है वो 50 मीटर की हाइट पे था, डेट मीन स्टोन भी 50 मीटर की हाइट पे वहीं से नीचे गिराना है. तो टोटल हाइट अचीव्ड बाय बैलून कितनी हो जाएगी 18.5 प्लस 50, तो 68.5 मीटर का हो जाएगा. ऑप्शन नंबर 3 इज राइट हियर. क्वेश्चन नंबर 127. लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट बॉडी टेक प्लेस थ्रू. तो प्लांट की बॉडी से लॉस ऑफ वाटर कैसे होता है. स्टोमेटा, सेल वॉल ऑफ मेसोफिल सेल एंड हाइडेटोड्स. तो इनमें से जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है यही राइट है. स्टोमेटा, सेल वॉल एंड मेसोफिल सेल्स एंड हाइडेटोड्स से ही क्या होता है लॉस ऑफ वाटर होता है. बाकी ऑप्शन में एक एक कम करके दिया गया है. तो लेट्स सी इट्स एक्सप्लेनेशन. लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट बॉडी कैन अकर बाय वेरियस मैकेनिज्म बेस्ड ऑन द सेल्स इन्वॉल्व्ड.
मैक्सिमम लॉस ऑफ वाटर स्टोमेटा से होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। लॉस ऑफ वाटर थ्रू हाइड्रेथॉर्स से भी होता है, जो कि लीव्स के टिप्स पर छोटे छोटे मार्जिन्स होती हैं, बूंद बूंद करके जो पत्तों से पानी गिरता है, डेट इज द फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोथॉर्स। और इसको हम क्या बोलते हैं, ग्यूटेशन का प्रोसेस बोलते हैं। ग्यूटेशन, in glutation the loss of water occur in the form of dilute solution which consists of salts and minerals through hydrothores or by mesophyll cells when flow of water from the roots to the leaves is driven by water potential difference। जब रूट्स और लीव्स में पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है, वाटर का पोटेंशियल डिफरेंस, तब जो आपका वाटर लॉस होता है वो मेसोफिल सेल्स के थ्रू होता है। Now question number 128, the endosperm in gymnosperm is। तो जिम्नोस्पर्म के अंदर जो एंडोस्पर्म पाया जाता है वो क्या है? The endosperm of gymnosperm is haploid. It is a pre-fertilization tissue and is equivalent to female gametophyte. Hence it is a haploid in nature। बट एंजियोस्पर्म में, जो कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन टिश्यू है, आपका एंडोस्पर्म जो होगा वो ट्रिप्लॉइड नेचर का होगा। सो हेयर ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129, ए यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ L, mass M is lying on a smooth table and 1/3 of its length is hanging vertically down over the edge of the table. If G is the acceleration due to gravity, then work required to pull the hanging part on the table will be। कुछ इस तरीके का डायग्राम यहाँ पे है। टेबल है, टेबल पे वायर है और वायर का जो 1/3 पार्ट है नीचे लटका हुआ है। अब इस वायर का जो डिस्टेंस है वो dx है टेबल से, और यहाँ पे इस वायर के ऊपर क्या है, आपका वेट लग रहा है जो कि m-g है, और यहाँ से m' हम कैलकुलेट करेंगे। अगर लेंथ m है, लेंथ l है तो उस पर मास m लग रहा है, और लेंथ 1 होगी, 1 यूनिट होगी, तो उसके ऊपर मास क्या हो जाएगा, m/l हो जाएगा। और अगर लेंथ l/3 होगी तो मास भी m/3 हो जाएगा, तो m' आ गया m/3g। ओके। अब अगर लेंथ का 1/3 पार्ट यहाँ लटका हुआ है 1/3l, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2/3l बचेगा। ऊपर जो लाइंग है वो 2/3l है। अब देखिए, वेट ऑफ द हैंगिंग पार्ट L/3 ऑफ द चेन इज 1/3 mg। दिस वेट एक्ट एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑन द हैंगिंग पार्ट विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ L/6 फ्रॉम द टेबल। तो ये डिस्टेंस है टेबल से, वो L/6 आ जाएगी। तो वर्क डन निकालेंगे यहाँ से, फोर्स इंटू डिस्टेंस करके। वर्क डन, फोर्स कितना 1/3 mg और डिस्टेंस कितना L/6, तो mgl कौन। तो आप वर्क डन चाहे तो इस फॉर्मूले से निकाल लें या इंटीग्रेशन के फॉर्मूले से निकाल लें, किसी भी तरीके से निकाल लें, वो होगा mgl/18, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 130, द एक्चुअल वेट ऑफ ए पर्सन इज mg व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग यूनिफॉर्मली इन अपवर्ड डायरेक्शन, द अपीरेंट वेट ऑफ द पर्सन इन द लिफ्ट विल बी। तो अगर आपकी लिफ्ट यूनिफॉर्मली मूव करेगी अपवर्ड डायरेक्शन में, तो अपीरेंट वेट जो होगा, अपीरेंट वेट वो पर्सन के एक्चुअल वेट के इक्वल ही होता है। देखिए, अगर कोई मैन लिफ्ट में है तो उस पर 2 तरीके के वेट लग रहे हैं। एक तो फोर्स इनटू एक्सेलरेशन वाला वेट लगेगा न्यूटन में, और एक होगा उसका वेट mg में जो डाउनवर्ड लग रहा है। अब यहाँ पे जब लिफ्ट चल रही है तो वहाँ पे एक्सेलरेशन भी इंक्रीज हो रहा है। अब मैन है, यहाँ पे n जो होगा आपका mg प्लस ma के बराबर होगा। m यहाँ से निकाल लेंगे हम, तो यहाँ से g प्लस a आ जाएगा। ये क्या है, अगर पर्सन
मूव कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, तब उसका जो अपेरेंट वेट होगा वो होगा m इंटू जी प्लस ए। अगर पर्सन मूव कर रहा है डाउनवर्ड लिफ्ट के अंदर तो उसका अपेरेंट वेट होगा m इंटू जी माइनस ए। लेकिन अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है उस केस में वेलोसिटी जो है कांस्टेंट हो जाएगी और एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। दैट इज n विल बी इक्वल टू ओनली mg, यानी एक्चुअल वेट ऑफ द पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 131। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कार्बोहाइड्रेट? स्टाइविया, स्टार्च, सेलुलोज, लैक्टोज। तो यहाँ पे स्टार्च, सेलुलोज एंड लैक्टोज ये तीनों ही जो है कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म है, बट स्टेविया जो है वो एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। दिस इज द शुगर सब्स्टिट्यूट विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टेविया प्लांट। सो राइट ऑप्शन इज 1। देखिए, स्टेविया इज a sugar substitute made from the leaves of stevia plant which is 100 to 300 times sweeter than the table sugar, but it has no carbohydrates, calories or artificial ingredients. स्टार्च, अमाइलम एक पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट है जो बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट्स को जोड़ करके बनाया जाता है बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और सेलुलोज जिसे सिर्फ बैक्टीरिया डाइजेस्ट कर सकते हैं, ह्यूमन बींग्स डाइजेस्ट नहीं कर सकते, और बैक्टीरिया भी वो बैक्टीरिया जो गट्स ऑफ एनिमल्स में पाए जाते हैं वही इनको डाइजेस्ट कर सकते हैं। और लैक्टोज जो कि डायरी प्रोडक्ट्स के अंदर पाया जाता है, मिल्क प्रोडक्ट्स में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट शुगर है ये। यहाँ से हमें क्लियरली पता चलता है स्टाइविया जो है कार्बोहाइड्रेट नहीं है। स्टार्च, सेलुलोज एंड लैक्टोज आर द कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। दिस इज द केमिकल सब्सटेंस, दिस इज द एप्लीकेशन। ब्लीचिंग पाउडर ब्लीच करने के लिए, कलर को हटाने के लिए यूज किया जाता है यानी डिकलरेशन में। बेकिंग सोडा का यूज एज ए एंटासिड किया जाता है। वॉशिंग सोडा जो है प्रिपरेशन ऑफ ग्लास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं बनाने में यूज किया जाता है, ग्लास को बनाने में यूज किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो बच्चों के टॉयज वगैरह बनाने में यूज किया जाता है, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस सूखने के बाद ड्राई फॉर्म में आने के बाद काफी हार्ड हो जाता है। तो यहाँ से हम मैच करके अपना ऑप्शन फाइंड कर लेंगे, दैट इज द ऑप्शन नंबर 1।